देवेन जी ने तुरंत कहा, तुम दोनों आज ही जा रहे हो? हाँ पापा जी, मम्मी जी की बरसी के लिए आए थे, वो अच्छे से हो गई है, अब हमें जाना ही पड़ेगा। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, अब हम चलते हैं, ये नीसा ने कहा। अब आगे रुकिए चाची जी, इतने सालों बाद आई हैं, आप कुछ दिन तो रुक जाइए, इतनी भी क्या जल्दी है, रमन ने कहा। बेटा, मुझे जाना होगा, वहाँ वैसे भी माँ के साथ एक आदमी को बने रहना जरूरी है। निशा ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो दिव्या को छोड़ जाइए, कम से कम मेरी शादी तक तो उसे रहने दीजिए यहाँ। पिया ने कहा। निशा विक्रांत जी और नीमा जी की तरफ देखते हुए कही, नहीं छोड़ सकती, मेरा मतलब उसकी जॉब भी तो है। ईसा को तो दिव्या की बात याद आई। मेरे भी अपने परिवार के साथ रहने का मन करता है, लेकिन माँ मुझे यहाँ आने ही नहीं देती। ईसा जानती थी कि वो माँ के कहने पर ही यहाँ रुकेगी और वो ऐसा करेगी नहीं, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर विक्रांत जी कह दें तो वो मानना नहीं कर पाएगी। दिव्या अपनी क्लासेस तुम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन भी देख सकती हो ना? ईसा ने कहा। हाँ दे सकती हूँ, दिव्या ने कहा। तो बस प्रॉब्लम सॉल्व आंटी, उसे यहाँ पिया की शादी तक रुकने दीजिए, ईसा ने कहा। फिर भी निशा नहीं मान रही थी। ईसा विक्रांत जी के पास गई। अंकल, जरा दिव्या की तरफ देखिए, उसका भी बहुत मन है शादी अटेंड करने का, परिवार से इतने सालों से दूर रही है, कम से कम कुछ दिन यहाँ रहेगी तो उसे भी परिवार का सुख मिल जाएगा। अगर आप कहेंगे तो ईसा आंटी मान जाएंगी, प्लीज। ईसा की किसी भी बात को विक्रांत जी टाल नहीं सकते थे। नीमा जी विक्रांत जी को साइड में लाते हुए कही, सुनिए, दिव्या के रुकने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईसा बिल्कुल सही कह रही है। उस बच्ची का मन है पिया की शादी देखने का, तो शादी के बाद वो चली जाएगी। आज तक ईसा ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, और आज मांगा भी तो हमारी घर की बेटी की ही खुशी मान तो मैं उसे किसी कीमत भी नहीं कर पाऊंगा। देखो, अपनी माँ की ही तरह है, वो भी हमारे परिवार की ही खुशी के बारे में पहले सोच रही है। विक्रांत जी ने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, आराधना के संस्कार हैं उसमें, तो सोच भी तो उसी की तरह होगी। नीमा जी ने कहा। विक्रांत जी सबके पास आके कहें, निशा, दिव्या को कुछ दिन यहाँ रहने दो, शादी के बाद हम उसे तुम्हारे पास छोड़ देंगे। ईसा ने विक्रांत के पास जाकर धीरे से कहा, आप क्या कह रहे हैं भाई साहब, आपको पता है ना, अगर उसे कुछ पता। विक्रांत ने उसकी बात काटते हुए कहा, थोड़े दिनों में कुछ नहीं पता चलेगा, और ये बात सिर्फ हम तीनों जानते हैं, तो कौन बताएगा उसे। थोड़ा पल अपने परिवार के साथ बिता लेने दो उसे। नीमा ने भी मुस्कुराते हुए पलकें झपका दी। विक्रांत जी की बात सुन के निशा की आंखें डबडबा गईं। आप दोनों को क्या ही बोलूं, शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे मैंने कि आपका साथ उसके सिर पर है। निशा ने उसे रुकने की इजाज़त दे दी। दिव्या और बाकी घर वाले भी खुश हो गए। वो सबसे मिली और बाहर आ गई। कार में बैठने से पहले वो मुड़ी और ईसा के पास आई। विक्रांत भाई साहब और नीमा दीदी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और तुम भी उनसे बहुत प्यार करती हो। बेटा, उनका साथ कभी मत छोड़ना, निशा ने कहा और कार में बैठ गई। ड्राइवर उसे छोड़ने स्टेशन चला गया। ईसा निशा को जाते हुए देख रही थी। पिया ने उसका कंधा हिलाया तो उसका ध्यान टूटा। क्या हुआ, कहाँ खो गई? चल अंदर, उसने कहा। दोपहर का टाइम था। ईसा अपने रूम में थी। वो टीवी पे अपनी फेवरेट मूवी वी जरा देख रही थी। मूवी का रोमांटिक सीन चल रहा था। दोनों की नज़रें टीवी स्क्रीन पे गड़ी हुई थी। कभी भी एक दोस्त की ज़रूरत पड़े तो याद रखिएगा कि एक शख्स है जो आपके लिए अपनी जान भी दे देगा।
शाहरुख खान और प्रीति जिंटा का सीन चल रहा था। उसी वक्त रूम में समर आया। ईसा की नज़र समर पे आके रुक गई। पिया, यहाँ क्या कर रही है? माँ तुझे कब से बुला रही है। समर ने उसके पीठ पर हाथ मारते हुए कहा। ओहो, ये सबको गलत टाइम पर ही क्यों बुलाना होता है। सॉरी शाहरुख, जाना पड़ेगा, पिया ने कहा और बेड पे तकिया फेंकते हुए जाने लगी। फिलहाल तेरा शाहरुख राम है, समर मजाकिया अंदाज में पिया से कहा। पता है भाई, पिया हंसते हुए कही और वहां से चली गई। ईसा भी समर की तरफ ही देख रही थी। ना जाने क्यों शाहरुख का वो डायलॉग सुनकर ईसा की आंखों में आंसू आ गए। वो इस सीन को खुद को और समर को इमेजिन कर रही थी। ओह, ये तो बीच जरा का बेस्ट सीन है। शाहरुख ने कितने ही खूबसूरत तरीके से प्यार को दोस्ती का नाम दे दिया। समर ने बेड पर बैठते हुए कहा। उसने ऐसा क्यों किया? ईसा ने कहा, क्योंकि प्रीति जिंटा की शादी किसी और से होने वाली है। वो उसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती नहीं आना चाहता है, इसलिए वो अपने प्यार से दूर जा रहा है। समर ने कहा तो ईसा को कॉलेज के दिनों की याद आ गई, जब उसके ज़िंदगी में सिया आई। ईसा सोचने लगी, मैंने भी तो एग्जैक्टली यही किया था। तुम दोनों के बीच में मैं ना आ जाऊं, इसलिए मैं सब छोड़कर चली गई थी। पर यू नो व्हाट, शाहरुख को प्रीति को अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए थी, समर ने कहा। तो ईसा की आंखों में आंसू बहते हुए उसके गालों पर आ गए। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने प्यार का इजहार करना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल, खासकर तब जब आपको पता हो कि आपका प्यार वन साइडेड हो, ईसा ने कहा और जल्दी से उठकर जाने लगी। समर ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। रो रही हो? समर ने कहा तो ईसा एकदम से पलटी। समर उसके गालों से आंसू की बूंदें अपने हाथों में लेते हुए कहा, मुझे पता है, अक्सर ऐसा रोमांटिक इमोशनल सीन देख के तुम्हारा यही हाल होता है। मैं तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ जानता हूँ। नहीं, शायद तुम अभी बहुत कुछ नहीं जानते हो। ईसा ने अपना हाथ छुड़ाया और रूम से बाहर चली गई। समर वहीं खड़े खड़े सोचने लगा, यार ये लड़की का मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये हमेशा मुझसे कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पाती। वो टीवी ऑफ करके फिर अपने रूम में चला गया। ईसा नीचे आई और किचन में अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगी। दिव्या भी उसी वक्त वहाँ आई। दिव्या किचन में थी। ये ईसा ने ध्यान ही नहीं दिया। दूध गिरने ही वाला था कि उसने गैस ऑफ किया। तुम ठीक हो? ईसा ने कहा। हाँ, वो कुछ सोच रही थी। थैंक्स, ईसा ने कहा। थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। ईसा, तुम्हारी वजह से मुझे अपने परिवार के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया। माँ तो यहाँ रुकने के लिए कभी हाँ नहीं करती, लेकिन बड़े पापा की बात वो टाल नहीं पाती, इसलिए तुमने उन्हें मना लिया। दिव्या मुस्कुराते हुए कही, अरे जिस तरह मेरे लिए पिया और राहुल हैं, उसी तरह तुम भी हो, और मैंने इतना भी कुछ बड़ा नहीं किया। तुम्हें तुम्हारे परिवार के साथ रहने का पूरा हक है। ईसा ने उसे अपनेपन से कहा। वंस अगेन थैंक यू, दिव्या ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। अच्छा, ये सब छोड़ो, मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, तुम पियोगी? ईसा ने मुस्कुराते हुए दिव्या से पूछा। नहीं, अभी नहीं, और तुम हटो, मैं बना देती हूँ, दिव्या ने प्यार से कहा। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाके आराम करो, मैं बना लूँगी, ईसा ने कहा। ईसा के कहने पर दिव्या चली गई। ईसा ने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और चिप्स का पैकेट लेते हुए अपने रूम में आ गई और खिड़की के पास बैठ के कॉफ़ी पीने लगी। वो सोचने लगी, जब मैं जानती हूँ कि समर के मन में मेरे लिए सिर्फ दोस्ती है, तो मेरा दिल मानता क्यों नहीं है? क्यों बार बार उसकी तरफ
खींची चली जा रही हूँ। तेरा प्यार एक तरफा है ईसा, अपने आप पर कंट्रोल रख। ईसा अपने आप को समर से दूर रखने के लिए मना तो रही थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि प्यार तो प्यार ही होता है। उस पे आज तक किसका जोर चला है। ईसा उठ के बेड के पास आई और ड्रॉवर से अपनी पुरानी डायरी निकाली। जब उसे समर से पहली बार प्यार का एहसास हुआ था, तब उसने अपनी फीलिंग्स डायरी पर लिख दिए थे। जब उसने डायरी खोला तो वह एकदम से चौंक गई। कई पन्ने उसमें फटे हुए थे। उसने घबराते हुए पिया को कॉल लगा दिया। हाँ ईसा, रूम में ही आ जा। कॉल क्यों कर रही है? पिया ने कहा। प्लीज़ जल्दी से मेरे रूम में आ जा, ईसा ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। पिया उसे परेशान सुनकर उसके रूम में आई। व्हाट हैपेंड? इतना घबराई हुई क्यों है? पिया ने कहा। तो ईसा ने उसे अपनी डायरी उसके सामने करते हुए कहा, ये डायरी तेरे पास थी ना, तो इसके पेजेस कहाँ हैं? वो भी वही पेजेस गायब हैं जिसमें मैंने समर के लिए अपनी फीलिंग्स लिखे थे। ईसा, तेरे जाने के बाद मैंने ये डायरी संभाल के अपने वार्डरोब में रखी थी। उसे तो कोई हाथ भी नहीं लगाता, तो ये पेजेस फटने का सवाल ही नहीं उठता। पिया ने कहा। तेरे और मेरे अलावा तो इस बारे में कोई नहीं जानता ना पिया? ईसा ने उसे घूरते हुए पूछा। वो एक्चुअली, पिया कहते हुए रुक गई। आंसर मी यार, ईसा ने गुस्से से कहा। राम और माँ को भी पता है, लेकिन मैंने उन्हें बताया है। वो इस तरह से डायरी के पन्ने थोड़ी ही फाड़ेंगे, पिया ने कहा। तो ईसा अपने सिर पे हाथ रखकर बैठ गई। ईसा ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, चुप कर, एक काम कर, जा सबको जाके बता दे, ढिढोरा पीट दे चारों तरफ। तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? पिया ने उसे शांत करवाते हुए कहा। तो क्या करूं, तेरी आरती उतारूं? तू अभी जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, ईसा ने मुंह मोड़ते हुए कहा। अभी ईसा से बात करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए पिया ने वहाँ से जाना ही बेहतर समझा। पिया सीधे नीमा जी के पास गई। वह अपने मोबाइल पर किसी से बातें कर रही थी। वो उनके पास आई। मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नीमा जी ने देखा कि वो परेशान दिख रही है। नीमा जी ने फिर फोन रखते हुए पूछा, क्या हुआ? चेहरा क्यों बुझा हुआ है तेरा? ईसा जान चुकी है कि आपको पता चल गया है कि वो समर से प्यार करती है, पिया ने उदास होते हुए कहा। गुस्सा है? नीमा जी ने कहा। बहुत। वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, पिया सिर नीचे करते हुए कही। नीमा जी ने उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, थोड़ी देर का गुस्सा है, उतर जाएगा, फिर मैं उससे खुद ही बात कर लूँगी। ईसा की टेंशन बढ़ती जा रही थी। आंटी को तो सब पता चल चुका है, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी, उन्हें कैसे फेस करूँगी। वो खुद में ही बोले चली जा रही थी। ईसा के मोबाइल पर सोहेल का कॉल आ रहा था। ईसा अभी किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। उसने मोबाइल साइलेंट कर दिया। साहिल ने फिर समर को कॉल लगाया। समर एक ही रिंग में कॉल उठा लिया। और मिस्टर, क्या हाल चाल हैं आपके? और ये ईसा को कितने कॉल किए, एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया, साहिल ने कहा। लेकिन वो तो हमेशा अपना मोबाइल लाउड पे रखती है, बिजी होगी शायद, इसलिए नहीं उठाया होगा, समर ने कहा। चल कोई नहीं, तेरा हाथ कैसा है, क्या कर रहा था? साहिल ने कहा। ठीक है यार, बस बिजनेस से रिलेटेड काम कर रहा था। तू बता, समर ने कहा। देख, कल संडे है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा रिफ्रेश होते हैं, मिलते हैं, मज़े करते हैं, साहिल ने कहा। पर देख यार, मना मत करना, मेरी तो वैसे ही 24 घंटे की ड्यूटी है, बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं मिलके, साहिल ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ओके फाइन,
समर ने मुस्कुराते हुए कहा, डन, तो कल मिलते हैं। ठीक है, सुबह के 11 बजे, नो डिले, साहिल ने कहते हुए फ़ोन रख दिया। ईसा सुबह से शाम तक सिर्फ अपने रूम में ही पड़ी रही। उसे बाहर आने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किस मुंह से वो नीमा जी के पास जाए। नीमा जी ईसा के रूम का दरवाजा खटखटाने लगी। पिया, फॉर गॉड सेक, तू जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, ईसा ने कहा। पर मुझे बात करनी है बेटा। बाहर से नीमा जी की आवाज़ सुन ईसा घबरा गई। उसने डरते हुए दरवाज़ा खोला। नीमा जी अंदर आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। नीमा जी ने ईसा को बेड पर बिठाया और खुद भी उसके बगल में बैठ गईं। ईसा की नज़रें नीची थी। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी ईसा, तुमने ऐसा क्यों किया? एक बार भी मुझसे कहना ज़रूरी नहीं समझा? नीमा जी ने इतना कहते ही ईसा दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख कर रोने लगी। नीमा जी ने धीरे से उसका हाथ चेहरे से हटाया और मुस्कुराते हुए कही, कुछ ऐसा कहूँगी, यही लगा था ना तुम्हें? ईसा नीमा जी को चौंक कर देखने लगी। आंटी आप? ईसा कहना चाहती थी, पर नीमा जी से रोकते हुए कही, तुम मेरे बेटी की ज़िंदगी में आओ, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? आज की डेट में तुम जैसी लड़की खोजने से भी नहीं मिलती। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम समर को अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करती हो। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझूंगी कि तुम हमारी घर की बहू बनो। आंटी आप ऐसा सोचती हैं, यही बहुत है मेरे लिए। लेकिन समर मुझे सिर्फ दोस्त मानता है। इस रिश्ते में परवाह, फिक्र, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट सब है, पर प्यार नहीं है। ये सच है कि मैं उससे बेहद प्यार करती हूँ, लेकिन ये भी सच है कि वो सिया को अभी भी भुला नहीं पाया है। ईसा ने कहा, देख बेटा, तुम क्या सोचती हो और समर क्या सोचता है एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समर के मन में तुम्हारे लिए दोस्ती से बढ़कर कुछ और है। नीमा जी ने कहा, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? ईसा ने कहा, 25 सालों का तजुर्बा है बेटा। शायद समर को तुमसे प्यार है, लेकिन वो खुद ही इस एहसास को समझ ही नहीं पा रहा है। नीमा जी ने कहा, लेकिन ऐसा नहीं है आंटी, और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बात किसी को मत बोलिएगा। ईसा ने मासूम भरी नज़रों से कहा, एक लड़की के लिए ये सब चीज़ें कितनी मैटर करती हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन मेरे बेटी की खुशी तुमसे थी, तुमसे है और हमेशा तुमसे ही रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि तुम एक दूसरे को समझोगे और हमेशा के लिए एक हो जाओगे, नीमा जी ने कहा। ईसा नीमा जी के गले लग गई। आप बहुत अच्छी हैं नीमा जी। आंटी, लेकिन आप जो चाह रही हैं वो कभी नहीं हो पाएगा। समर और मैं कभी एक नहीं हो सकते। ये रिश्ता दोस्ती का है और हमेशा यही रहेगा, ईसा मन ही मन कही। दूसरी तरफ नीमा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों का रिश्ता किस मोड़ पर आ जाएगा। दोनों 5 साल दूर रहे तो इतनी तकलीफ हुई, कहीं हमेशा के लिए बिछड़ गए तो क्या होगा। पिया रूम का दरवाज़ा जोर से खटखटाने लगी। ईसा प्लीज़ खोल यार, अब मुझे माफ़ भी कर देना। चलो ये सब छोड़ो और पिया से मिल लो। तुम्हें मनाने के लिए आज खुद मुझसे गुलाब जामुन बनाना सीखी है। इससे पहले कि वो मेरा और दिमाग खाए, तुम उसको टैकल करो, नीमा जी ने हंसते हुए कहा। ईसा भी मुस्कुराने लगी। नीमा जी दरवाज़ा खोल के बाहर आई। उसने पिया को धीरे से कहा, सब ठीक है, लेकिन सॉरी उसको ज़रूर बोल देना, नीमा जी ने कहा और वहाँ से चली गई। फिर पिया अंदर आई और मेरी जाने मन, देख मैंने
हाथों से तेरे लिए गुलाब जामुन बनाया है। पता है, इसे सीखने में माँ ने कितना डांटा है मुझे। ये क्यों कर रही है? ऐसा क्यों कर रही हो? पिया बस बोलती ही जा रही थी। ईशा ने उसे गले से लगा लिया। पिया चुप हो गई। सॉरी, टेंशन के मारे सारा गुस्सा तुझ पर निकाल दिया। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी, ईशा ने कहा। गलती तो मेरी भी है यार, तूने मना किया था, मुझे नहीं बताना चाहिए था। लेकिन राम और मॉम ने पूछा तो झूठ नहीं बोला गया, पिया ने कहा। ईशा ने उसका चेहरा हाथ में लेते हुए कहा, मैं सब समझती हूँ कि अपनों से झूठ बोलना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बस बहुत लड़ना झगड़ना हो गया है। ये गुलाब जामुन टेस्ट करके बता कैसे बने हैं, पिया ने कहा। ईशा ने स्पून से एक बाइट अपने मुंह में डाला और अजीब नज़रों से ईशा की तरफ देखने लगी। ये क्या बनाया है? उसने कहा। यार, इतना खराब बना है। पिया ने भी एक बाइट खाया। ये तो बहुत अच्छा बना है, पिया ने कहा। तो मैंने कब कहा कि ये बेकार बना है? मैं तो बस मजाक कर रही थी, ईशा ने कहा। और फिर वह जोर जोर से हंस पड़ी। ईशा की बच्ची, मैंने तुझे नहीं छोड़ना है, पिया कहती हुई ईशा को कुशन से मारने लगी। ईशा भागने लगी। पिया भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। भागते हुए दोनों थक कर बेड पर लेट गईं। ईशा अचानक हंसते हंसते रुकी और कही, या राम और आंटी को तूने बताया है तो मेरी डायरी के पन्ने किसने फाड़े? ईशा तो फिर से वही सब सोच रही है। हो सकता है मुझे से फट गए हों। मैंने उन्हें कपड़ों के बीच में छुपा के रखा था ना, इसलिए। और जब तुझे दिया तो तूने अपने कबर्ड में रखा था जो लॉक था। हम चारों के अलावा किसी को कुछ नहीं पता। अब ज़्यादा टेंशन मत ले और स्माइल कर, पिया ने उसे समझाते हुए कहा। हाँ, ईशा ने धीरे से कहा। वैसे तुझे मनाने के चक्कर में ही सही गुलाब जामुन बनाना सीख गई। अब अगर मेरे पति देव ने कुछ मीठा खाने की फरमाइश की तो मैं उसे यही बना के खिलाऊंगी, पिया ने कहा। और दोनों जोर जोर से हंसने लगी। अब रात हो चुकी थी। ईशा का मूड अब पहले से बेहतर था, लेकिन आज उसका नीचे जाके खाने का मन नहीं कर रहा था, बल्कि आज उसको खाने का ही मन नहीं था। समन नीचे आ चुका था। उसने देखा सब मौजूद थे, सिर्फ ईशा को छोड़कर। उसने पिया से इशारों में पूछा, ईशा कहाँ है? पिया ने ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो सीधे किचन में गया। नीमा जी सब्जी बाउल में निकाल रही थी। अरे बेटा, तू आ गया, बैठ, मैं थोड़ी देर में खाना लगाती हूँ, नीमा जी ने कहा। माँ, ईशा नहीं खाएगी? नीचे दिख नहीं रही है, समन ने कहा। नहीं, वो कह रही थी उसका मन नहीं है, जब उसे भूख लगेगी तो खा लेगी, नीमा जी ने कहा। अब कब खाएगी? 9 बज चुके हैं, फिर सो जाएगी तो उठेगी ही नहीं, समन ने कहा। इतनी ही फिक्र है तो तू ही उसे खिला क्यों नहीं देता, नीमा जी ने शरारत में कहा। नहीं, मेरा मतलब खाली पेट नहीं सोना चाहिए, इसलिए बस कह रहा था, समन ने नजरें चुराते हुए कहा। क्या गलत कहा मैंने? तू कहेगा तो खा लेगी, वैसे भी तेरी बात मानती है, नीमा जी ने कहा। ठीक है, आप उसकी और मेरी भी प्लेट लगा दीजिए, मैं ऊपर ले जाकर उसे भी खिला दूंगा और खुद भी खा लूँगा। उसे अकेले खाना पसंद नहीं है, समन ने कहा। नीमा जी चुपचाप मुस्कुराते हुए दोनों की खाने की प्लेट लगा के समर को दे दी। समर सबकी नज़रों से छुपता छुपाता हुआ पीछे से सीढ़ियाँ चढ़ के निकल गया। नीमा जी बाहर आई और सबको सर्व करने लगी। दिव्या और पिया भी उसकी हेल्प करने लगी। ईशा और समर कहाँ हैं? उनके लिए थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, देवेन जी ने कहा। नहीं पापा जी,
समर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मीटिंग चल रहा है और ईसा भी अपने काम में बिजी है, इसलिए दोनों का खाना ऊपर ही भिजवा दिया है। बाद में वो दोनों खा लेंगे। ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं है, देवेंद्र जी ने कहा और खाने लगे। नीमा जी ने आज सबके सामने झूठ बोल दिया, पर पिया उसी को ही देख रही थी। वो जानती थी कि उनकी माँ ने झूठ बोला है। पिया मन ही मन मुस्कुराने लगी। समर ईसा के रूम में आया। वो वॉशरूम में थी। समर टेबल पर खाना रख के बैठ गया। ईसा जब बाथरूम से निकली तो उसने देखा समर सोफे पर बैठा हुआ था। समर, तुम यहाँ? कुछ काम था? उसने टॉवेल से अपना मुंह पोंछते हुए कहा। हाँ, तुम्हें खाना खिलाना था, समर ने कहा। वो मुड़ी और पास आकर कही, तुम मेरे लिए खाना लाए हो? हाँ, क्यों नहीं? नहीं खाओगी क्या? समर ने शरारत से कहा। अरे नहीं, वो आज खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। ईसा ने कहा। तो उसमें क्या है, खाने का मन अभी बना देते हैं। ये देखो, तुम्हारा फेवरेट कढ़ाई पनीर बना है। आई एम श्योर इससे तो तुम मना नहीं करोगी, समर ने ढक्कन हटाते हुए कहा। ललचा रहे हो? ईसा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मेरी कहाँ मजाल कि मैं तुम्हें ललचाऊं। ये कढ़ाई पनीर है जो तुम्हें ललचा रही है, समर ने मुस्कुराते हुए कहा। कढ़ाई पनीर देख के ईसा खुद को रोक नहीं पा रही थी। ईसा फिर मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ गई। समर ने रोटी तोड़ के पनीर में लपेटा और ईसा के मुंह में खिलाया। कैसा लगा? समर ने कहा। डिलीशियस, आंटी के हाथों में जादू है, ईसा ने कहा। ओ हेलो, जादू मेरे हाथों में है। हाथ लगाते ही ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो गया है। समर के कहते ही ईसा जोर से हंस पड़ी। वाह, क्या लॉजिक लगाया है तुमने। मान गए, ईसा हंसते ही जा रही थी। समर ने उसे पानी का ग्लास आगे करते हुए कहा। इतना ज़्यादा मत हंसो, नहीं तो खाना गले में ही अटक जाएगा। दोनों खाना खाने लगे। समर ईसा को चोर भरी नज़रों से खाते हुए देख रहा था। ईसा मग्न होके बस खाना खाए जा रही थी। ईसा ने समर को देखा और खाने की तरफ इशारा किया। समर नज़रें नीची करके खाना खाने लगा। थोड़ी देर में दोनों खा के उठ गए। ईसा ने प्लेट एक में किए और ले जाने लगी। तुम रुको, मैं रामू को बोल दूंगा, वो ले जाएगा, समर ने कहा। कोई बात नहीं है, मैं रख दूंगी, वो वैसे ही नीचे बिजी होंगे, ईसा ने कहा। तुम नहीं मानोगी? अच्छा सुनो, साहिल का कॉल आया था। वो कल आउटिंग का प्लान किया है उसने। तुमने मना कर दिया ना? बस ठीक है। नहीं, मैंने हाँ बोल दिया। तुम अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो? हाँ, क्यों कहा? अरे मैं ठीक हूँ। कितना ठीक हो वो तो दिख ही रहा है। वो चाहता है कि हम सब एक साथ मिलके थोड़ा टाइम स्पेंड करें। उसने बहुत रिक्वेस्ट किया है तो माना नहीं कर पाया। अब कह दिया तो मना करना अच्छा नहीं लगेगा। तो हम चल रहे हैं, समर ने कन्फर्म किया। हाँ, ईसा उससे ये कहते हुए नीचे चली गई।